नमस्कार। आज की परिचर्चा हिंदी वर्णमाला और उसके उच्चारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चंद्रदेव यादव और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, जो लगभग एक दशक से हिंदी लेखन में सक्रिय हैं। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में अस्थायी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज हम हिंदी वर्णमाला और उसका उच्चारण के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। देवनागरी लिपि हिंदी वर्णमाला के संबंध में विचार, स्वरों के उच्चारण के नियम, व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान, पद और वाक्य संरचना पर संक्षेप में चर्चा। हिंदी भाषा के साथ बहुधा देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता है। देवनागरी लिपि का इतिहास सुदीर्घ है। इसका इतिहास ईसा पूर्व 250 ईस्वी तक जाता है। सम्राट अशोक के स्तंभों पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी देवनागरी को स्वीकार किया गया है। संस्कृत के अलावा मराठी और नेपाली भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। इस लिपि के अलावा कैथी और महाजनी लिपियों में भी हिंदी भाषा लिखी जाती है। इसका प्रयोग क्षेत्र बिहार रहा है। कैथी का जन्म पुरानी देवनागरी लिपि के पूर्वी रूप से हुआ। महाजनी लिपि का प्रयोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में अधिक होता रहा है। इसका स्वरूप देवनागरी लिपि से कुछ भिन्न है। मात्रा का प्रयोग न करने के कारण यह दुरूह हो जाती है। ग्रंथ लेखन में प्रायः देवनागरी का ही प्रयोग होता है। हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग मानक माना जाता है। देवनागरी लिपि का इतिहास अत्यंत विस्तृत होने के साथ साथ मनोरंजक भी है। वह कई पड़ावों से होकर यहाँ तक पहुँची है। इस यात्रा में उसे कई बार बाहरी आक्रमणकारियों और उनकी भाषा तथा लिपि से मुकाबला करना पड़ा। इसके बाद भी उसकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई। यह संघर्ष आज भी चल रहा है। कुछ लोग रोमन में हिंदी भाषा को लिखने की पैरवी करते रहते हैं। संचार और सूचना क्रांति ने भी इसमें अपना नकारात्मक योग दिया है। मोबाइल पर अधिकांश लोग रोमन में ही अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं, जिसके कारण देवनागरी के सही प्रयोग और लोकप्रियता में गिरावट आ रही है। परंतु इसके बावजूद गूगल, हिंदी इनपुट आदि माध्यमों के जरिए अंग्रेजी वर्णों की सहायता से ही सही देवनागरी के अक्षरों का प्रचलन कुछ कुछ पुनः होने लगा है। यही नहीं, यूनिकोड और मंगल की सहायता से भी देवनागरी अक्षरों में संदेश और लेखन का कुछ कुछ कार्य संपन्न होने लगा है। इस लिपि में हिंदी भाषा की ध्वनियों के लिए जो संकेत चिन्ह माने गए, उन्हें स्वरों और व्यंजनों में बांटा गया। वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन आते हैं। कई बार इनकी संख्या को भ्रमवश अधिक लिख दिया जाता है। जिन वर्णों से मिलकर हिंदी की वर्णमाला बनती है वे इस प्रकार हैं। स्वर 11 हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग, अह स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। इनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं हो सकता। इन्हें भ्रमवश स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। हिंदी के व्यंजन 33 हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है जो एकाधिक वर्णों के योग से बने हैं। जैसे क्ष वर्ण क, श, अ से मिलकर बना है। त्र वर्ण त, र, अ से, ज्ञ वर्ण ज, य, अ से और श्र वर्ण श, र, अ से बना। इस प्रकार ये तीनों वर्ण वर्ण होकर संयुक्त वर्ण अथवा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ड़ और ढ़ मूलतः ड और ढ के ही विकसित रूप हैं।
इनके अलावा कुछ वर्ण बाहर से भी देवनागरी लिपि में आ चुके हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ और अ वर्ण। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं हो सकता। बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण आसान नहीं है। स्वर विहीन व्यंजन को हल चिह्न के साथ लिखा जाता है, इसलिए उन्हें स्वर के साथ ही बोला जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। इन ध्वनियों के वर्गीकरण के 3 प्रमुख आधार हैं: स्थान, करण और प्रयत्न। इन तीनों ही आधारों पर स्वरों के उच्चारण को बेहतर रूप में समझा जा सकता है। जैसे क वर्ण और ख वर्ण का अंतर प्रयत्न का अंतर है, स्थान का नहीं। स्थान के कारण क वर्ग का च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आदि से अंतर उत्पन्न होता है। इस तरह एक अंतर प्रयत्नकृत होता है तो दूसरा अंतर स्थानकृत। तीसरा आधार करण है। करण का अर्थ है इंद्रिय। अब स्थान और करण का भेद समझ लें। स्थान अचल होता है जबकि करण चल है। जैसे तालु उच्चारण अवयव है, यह अचल है। जीभ भी अवयव है लेकिन यह चल अवयव है। प्रयत्न प्रयास को ही कहा जाता है जो उच्चारण अवयवों द्वारा संपन्न होता है। श्वास वायु जब बिना किसी अवरोध के मुख विवर से निकलती है और उससे जो ध्वनि पैदा होती है उसे स्वर कहा जाता है। जीभ के अगले, पिछले और बीच के भाग के कारण श्वास वायु के निकलने में जो बाधा आती है उसके कारण स्वरों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। ई, ए, ऐ के उच्चारण में जीभ के अगले हिस्से को उठाया जाता है, इसलिए इन्हें अग्र स्वर भी कहा जाता है। इसी प्रकार अ को मध्य स्वर कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ के मध्य को उठाया जाता है। जीभ के पिछले हिस्से से आ, उ, ओ, औ स्वरों का उच्चारण होता है। मुख विवर की विभिन्न स्थितियों के आधार पर स्वरों के उच्चारण को 4 भागों में बांटा जाता है। ये हैं विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। विवृत में मुख विवर खुला रहता है। इसमें जीभ और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक से अधिक दूरी होती है। इस श्रेणी का स्वर है आ। अर्धविवृत में विवृत की तुलना में जीभ और मुख विवर के ऊपरी भाग में दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इसके उदाहरण हैं ऐ, औ। संवृत में जीभ और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच कम से कम दूरी रहती है। इनमें ई, उ स्वर आते हैं। अर्धसंवृत में संवृत की तुलना में जीभ और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी अधिक रहती है। इस श्रेणी के स्वर हैं ए, ओ। स्वरों के उच्चारण के समय होठों की स्थिति के चलते 3 वर्गीकरण किए जाते हैं। प्रसृत में होठ फैली हुई अवस्था में रहते हैं। इसके अंतर्गत ई, ए और ऐ स्वर आते हैं। जब होठों की स्थिति गोलाकार होती है तो उस अवस्था विशेष को वर्तुल कहते हैं। इसमें उ, ओ और औ स्वर उच्चरित होते हैं। अर्धवर्तुल श्रेणी में होठ आधे गोलाकार होते हैं। इसमें आ स्वर आता है। अब बारी बारी से सभी स्वरों के उच्चारण के नियमों पर बात करते हैं। अ, यह हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला स्वर है। स्वरों में मात्रा की दृष्टि से यह ह्रस्व माना जाता है। इस स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है, साथ ही होंठ भी कुछ खुल जाते हैं। कई बार अ को आ का ह्रस्व बता दिया जाता है, जबकि इसके उच्चारण स्थल और मात्रा में भेद है। आ, इसके उच्चारण में जीभ नीचे रहती है और होंठ चारों तरफ फैल जाते हैं, मुंह पूरा खुल जाता है। अ, यह स्वर अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आया है। इसे आगत शब्दों में गिना जाता है। इसमें मुंह ओ स्वर की तरह लेकिन उससे थोड़ा कम गोलाकार हो जाता है। ई, इसके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ जाता है। होंठ कुछ खुले और निष्क्रिय रहते हैं। ई, इसके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा बहुत अधिक ऊपर उठ जाता है। साथ ही इसके उच्चारण के समय होंठ चौड़ाई में खुल जाते हैं तथा किनारों की तरफ कुछ खिंच भी जाते हैं। उ,
इसके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा काफी ऊपर उठता है। होंठ गोल हो जाते हैं, लेकिन इनमें ऊ की अपेक्षा दृढ़ता कम रहती है। ऊ। इसके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा बहुत अधिक ऊपर उठ जाता है। होंठ पूरी तरह गोल हो जाते हैं, साथ ही इसमें दृढ़ता भी आ जाती है। दोनों होंठ कुछ बाहर की ओर निकल आते हैं और उनके बीच से हवा भी निकलती है। ए। इसके उच्चारण में होंठ दोनों किनारों की तरफ ई से ज्यादा खुलते हैं। ओ। इसके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। इसके उच्चारण के समय भी होंठ गोल हो जाते हैं, किंतु उ अथवा ऊ की भांति गोल नहीं होते। यहां होंठ के बीच का खुला हिस्सा ज्यादा खुला रहता है। औ। इसके उच्चारण में भी जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। दोनों होंठ उच्चारण के समय गोल होकर बाहर की ओर निकलते हैं। इसके उच्चारण में होंठों के बीच का हिस्सा कम खुला रहता है। व्यंजन ध्वनियों को कहते हैं। इनके उच्चारण में स्वरों की तुलना में अधिक श्वास वायु का प्रयोग करना पड़ता है। इसके साथ साथ विभिन्न उच्चारण अवयवों का प्रयोग करते हैं, जिनमें कई स्थितियां सामने आती हैं। व्यंजनों को कई रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकृत वहां किया जाता है जहां ध्वनियों के उच्चारण के लिए श्वास वायु को रोककर या अन्य कई प्रकार से बाधित किया जाता है। इसके निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। स्पर्श। वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श करता है। इसके 3 चरण माने जाते हैं। पहले चरण में हवा भीतर से स्पर्श स्थान तक आती है। दूसरे चरण में उच्चारण से जुड़े 2 अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके भीतर से आती हवा को रोक देते हैं। तीसरे और अंतिम चरण में दोनों अवयव एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और फिर हवा बाहर निकल जाती है। इसमें क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के व्यंजनों को शामिल किया जाता है। संघर्षी। इसमें वे व्यंजन आते हैं जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट चले जाते हैं कि दोनों के मध्य से निकलने वाली श्वास वायु घर्षण अथवा संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। इनमें फ, व, स, ज, श, ख, ग, ह संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी। इनमें उन ध्वनियों को शामिल किया जाता है जिनके उच्चारण का प्रथम चरण स्पर्शी व्यंजनों का होता है और दूसरा संघर्षी का। इनमें च, छ, ज, झ व्यंजन आते हैं। नासिक्य। इनके उच्चारण में श्वास वायु नाक से निकलती है। हर वर्ग का 5वां व्यंजन यानी ङ, य, ण, न, म नासिक्य है। पार्श्विक। इनमें वे व्यंजन शामिल किए जाते हैं जिनके उच्चारण के समय मुंह के मध्य हिस्से में 2 अवयव एक दूसरे से मिलकर श्वास वायु को रोक लेते हैं। फिर हवा एक या दोनों तरफ या पार्श्वों से निकलती है। इसका उदाहरण ल है। उत्क्षिप्त। इसके उच्चारण के समय जीभ ऊपर की ओर उठकर झटके से नीचे आती है, जैसे ड़, ढ़। कंपन जात। इसमें जीभ की नोक वर्ड्स की ओर उन्मुख होकर कंपन करती है। इसमें र व्यंजन आता है। स्थान के आधार पर व्यंजनों के 6 भेद किए जाते हैं। तालव्य, मूर्धन्य, वर्त्स्य, दंत्य, दंतोष्ठ्य और वोष्ठ्य। उच्चारण के समय तालु, मूर्धा, वर्त्स, दांत और होठों की सक्रियता के कारण इनका नामकरण किया जाता है। तालव्य में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, श को शामिल किया जाता है। मूर्धन्य में ऋ, श और ट वर्ग को शामिल किया जाता है। वर्त्स्य में न, ल, र, स, ज को शामिल किया जाता है। दंत में त वर्ग आता है। दंतोष्ठ्य में व और फ आते हैं। ओष्ठ्य में प वर्ग को शामिल किया जाता है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में
क ग ङ च ज य ट ड ण त द न प ब म य र ल और ड़ व्यंजन आते हैं। महाप्राण में ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध और ढ व्यंजन आते हैं। घोषत्व के आधार पर भी अघोष और सघोष का भेद किया जाता है। हर वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष होते हैं और तीसरे, चौथे और पांचवें को सघोष कहा जाता है। अब एक एक कर इन व्यंजनों के उच्चारण के संबंध में चर्चा करेंगे। क, इसके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है। यह अघोष एवं अल्प प्राण स्पर्श ध्वनि का उदाहरण है। ख, इसका उच्चारण स्थान क के नजदीक माना जाता है। यह भी अघोष ध्वनि है, लेकिन यह महाप्राण स्पर्श ध्वनि है। ग, इसका उच्चारण क और ख वर्ण के मध्य माना जाता है। यह कोमल तालव्य घोष अल्प प्राण स्पर्श ध्वनि है। इसके उच्चारण में क की भांति ही पश्च जिह्वा को कोमल तालु से स्पर्श कराने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। घ, इसका उच्चारण ख वर्ण से थोड़ा सा पीछे है। यह कोमल तालव्य घोष महाप्राण स्पर्श ध्वनि है। ङ, इसका उच्चारण क आदि वर्णों की तुलना में काफी पीछे है। यह अल्प प्राण घोष कोमल तालव्य नासिक व्यंजन ध्वनि है, लेकिन अधिकतर लोग इसका उच्चारण न वर्ण की भांति करते हैं, जैसे वाड्मय और परान्मुख। प्रायः अनुस्वार के बिंदु की भांति लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अंक, पंख, शंख, गंगा, दंगल, जंघा आदि। इन शब्दों में मूलतः ङ ध्वनि का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप में अनुस्वार बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। च, इसका उच्चारण अल्प प्राण अघोष अग्र तालव्य स्पर्श संघर्षी होता है। इसके उच्चारण के समय मुख से थोड़ी हवा निकलने के समय कुछ रगड़ होती है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। छ, यह महाप्राण अघोष ध्वनि है। इसका उच्चारण स्थान अग्रतालु स्पर्श संघर्षी है। शब्द के अंत में छ बोलते हुए इसका प्राणत्व कुछ कम हो जाता है। ज, यह अल्प प्राण घोष ध्वनि है। इसका उच्चारण स्थान अग्रतालु है। झ, यह महाप्राण घोष ध्वनि है। इसका उच्चारण स्थान अग्रतालु है। इस वर्ण का उच्चारण अंतिम स्थान में होने पर इसका महाप्राणत्व अपेक्षाकृत कम हो जाता है। य, यह अल्प प्राण घोष वर्ण है। इसका उच्चारण स्थान तालु और नासिका है। इसके उच्चारण को लेकर विद्वानों में दो मत प्रचलित हैं। कुछ इसे न जैसा मानते हैं तो कुछ इसे य जैसा। इसका प्रयोग भी अनुस्वार बिंदु की भांति होता है, जैसे चंचल और अंचल शब्द, लेकिन इसका उच्चारण य ही है, क्योंकि वर्णमाला में एक ध्वनि के लिए दो वर्णों का विधान नहीं है। ट, यह अल्प प्राण अघोष ध्वनि है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा माना जाता है। ठ, यह महाप्राण अघोष ध्वनि है। इसका उच्चारण भी ट की तरह मूर्धन्य स्पर्श है, लेकिन ट की तुलना में इसमें प्राणत्व अधिक माना जाता है। जब यह वर्ण अंत में प्रयुक्त होता है तो इसका प्राणत्व कम हो जाता है। ड, यह अल्प प्राण घोष ध्वनि है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ढ, यह महाप्राण घोष है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसका प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। मध्य और अंत में यह ढ़ रूप में भी प्रयुक्त होता है, तब इसके उच्चारण में किंचित घोषत्व बढ़ जाता है, अर्थात इस स्थिति में मुख से हवा निकलने में ज्यादा घर्षण का अनुभव करती है। ण, यह अल्प प्राण घोष ध्वनि है। इसका उच्चारण स्थल मूर्धा और नासिका है। इसके उच्चारण में जीभ की नोक उलटकर मूर्धा को छूती है। यह संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। इसका उच्चारण न से कुछ हल्का होता है, जैसे रावण को रावण भी बोला जाता है, लेकिन ण में जीभ ऊपर की ओर काफी उठी हुई होती है, जबकि न के उच्चारण में ऐसा नहीं होता है। तो यह अल्प प्राण अघोष ध्वनि है। इसका उच्चारण स्थल दांत है। जीभ का अगला भाग जब ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है तो इसका उच्चारण संभव होता है। थ, यह महाप्राण अघोष ध्वनि है। इसका उच्चारण स्थल त वर्ण की ही भांति दांत है। शब्द के आदि मध्य में यह महाप्राण बना रहता है, लेकिन शब्दांत में प्रयुक्त होने पर इसका महाप्राणत्व कम हो जाता है। द, अल्प प्राण घोष ध्वनि है। इसका उच्चारण स्थल दांत है। ध, यह महाप्राण घोष ध्वनि है।
इसका उच्चारण भी त वर्ग के उपर्युक्त वर्णों की भांति दांत ही है। न, यह अल्प प्राण घोष ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थान भी दांत ही है। इसके उच्चारण की प्रक्रिया में जीभ की नोक से वर्ड्स का स्पर्श होता है। प, यह अल्प प्राण अघोष ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थल होंठ है। इसके उच्चारण में दोनों होंठ मिलकर एक झटके से अलग होकर भीतर की श्वास वायु को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। इस प्रक्रिया में प व्यंजन का उच्चारण होता है। फ, यह महाप्राण अघोष ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थल भी होंठ है। यहाँ प्राणवायु प से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। ब, यह अल्प प्राण घोष ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थल भी होंठ है। इसका उच्चारण प की तुलना में कुछ ठहरा हुआ माना जाता है, साथ ही इसके उच्चारण में स्फोट भी कुछ कम होता है। भ, यह महाप्राण घोष ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थल होंठ है। शब्द के अंत में प्रयुक्त होने पर इसकी महाप्राणता कम हो जाती है। म, यह अल्प प्राण घोष ध्वनि है, इसका उच्चारण द्वयोष्ठ्य नासिक्य है। यह अल्प प्राण घोष ध्वनि है, इसका उच्चारण तालव्य संघर्षहीन अर्धस्वर की भांति होता है। इसके लिए जीभ के अगले हिस्से को कठोर तालु के पास ले जाया जाता है। र, यह अल्प प्राण घोष ध्वनि है, इसके उच्चारण में जीभ वर्ड्स की ओर प्रकंपित होकर उन्मुख होती है एवं उसका स्पर्श करती है। ल, यह अल्प प्राण घोष ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थान वर्ड्स का पार्श्व भाग है। इसके उच्चारण की प्रक्रिया में जीभ की नोक मसूड़ों को छूती है और एक या दोनों पार्श्वों से श्वास वायु निकलती है। व, यह अल्प प्राण घोष ध्वनि है, इसके उच्चारण में दोनों होंठ गोल होकर श्वास वायु को हल्का सा निकालते हैं। इसके अलावा इसमें जीभ का पिछला हिस्सा कोमल तालु की ओर उठ जाता है। श, यह अघोष ध्वनि है, इसके उच्चारण में जीभ और तालु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे तालव्य श भी कहा जाता है। श, यह अघोष ध्वनि है, इसके उच्चारण में जीभ और मूर्धा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे मूर्धन्य श भी कहा जाता है। स, यह अघोष ध्वनि है, इसका उच्चारण वर्ड्स के सहयोग से किया जाता है। इसमें जीभ का अग्रभाग वर्ड्स के पास जाता है। कुछ विद्वान इसे दंत्य स कहते हैं, लेकिन इसमें वर्ड्स का प्रयोग होने के कारण इसे वर्ड्स्य कहा जाना चाहिए। ह, यह घोष ध्वनि है, इसका उच्चारण स्वर यंत्र मुख से होता है। यह संघर्षी ध्वनि है, आदि ह में घोषत्व कम माना जाता है। श, यह संयुक्त व्यंजन है, इसे क वर्ण में श के मेल से बनाया जाता है। त्र, यह भी संयुक्त व्यंजन है, इसे त वर्ण में र के मेल से बनाया जाता है। ज्ञ, यह भी एक संयुक्त व्यंजन है, इसे ज वर्ण में य के मेल से बनाया जाता है। ड़, यह अल्प प्राण घोष ध्वनि है, इसका उच्चारण उत्क्षिप्त मूर्धन्य माना जाता है। इस वर्ण का प्रयोग शब्द के आदि में कभी नहीं किया जाता। ढ़, यह महाप्राण घोष ध्वनि है, इसका उच्चारण उत्क्षिप्त मूर्धन्य माना जाता है। यह शब्द के मध्य और अंत में ही प्रयुक्त होता है, इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है। स्वर और व्यंजन को ध्वनियों के नाम से भी जाना जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, वहीं शब्द सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द में सार्थकता पर बल दिया जाता है। ध्वनि अर्थात स्वर एवं व्यंजन सार्थक नहीं होते, जैसे क, च, प, त, ट का कोई अर्थ नहीं है। वहीं कल, चल, पट आदि शब्द सार्थक इकाई हैं। पद और शब्द का भेद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहा जाता है, यानी विभक्ति के साथ जुड़कर शब्द पद कहलाता है, जबकि शब्द विभक्ति रहित होता है। वर्ण से अगली श्रेणी भाषा में पद की है। इसके उपरांत ही वाक्य की संरचना पर विचार किया जाता है। स्वतंत्र शब्दों में अर्थ भले आ जाता हो, लेकिन भाषा ग्रहण करने के लिए हम शब्द पर नहीं, वाक्य पर आश्रित रहते हैं। अर्थबोध की प्रक्रिया वाक्य से ही पूरी होती है, जैसे आज, गया, श्याम, घर। इन शब्दों में अर्थ निहित होते हुए भी कोई बात स्पष्ट नहीं होती। जब तक इन्हें एक व्यवस्था में लाकर न रखा जाए, तब तक इनसे कोई अर्थ नहीं निकल सकता। इन्हें अगर इस प्रकार लगाया जाए, आज श्याम घर गया,
तो एक अर्थ निकलता है। इस प्रकार वाक्य से भाषा में वास्तविक अर्थ भरा जाता है। हिंदी में स्वर और व्यंजन की एक सुनिश्चित व्यवस्था है। इसी प्रकार वाक्य की भी एक संरचना होती है। इस संरचना में कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रम का पालन किया जाता है। भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा को लिखने का आधार देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा का जो लिखित रूप हमारे सामने है वह देवनागरी लिपि है। इसमें स्वर और व्यंजन में समूची वर्णमाला को बांटकर देखा जाता है। इस वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के उच्चारण के कारण सुनाई देने वाले अंतर को भी देखा गया है। सभी स्वरों के उच्चारण में श्वासवायु भले ही बहुत कम उपयोग में आती हो, भले ही मुखविवर और उच्चारण अवयवों को कोई बड़ा हस्तक्षेपकारी प्रयोग इनके उच्चारण में दिखाई नहीं देता हो, लेकिन इनके भेद देखने पर सूक्ष्म रूप से जीभ और होठों की स्थिति में आने वाले अंतरों को देखा समझा जा सकता है। इसी भांति व्यंजनों के उच्चारण में आने वाले अंतरों को एक एक कर देखने पर व्यंजनों के यथोचित उच्चारण को समझा जा सकता है। एक ही वर्ग के व्यंजनों में प्रयत्न और करण के स्थान आने वाले भेद को भी जाना जा सकता है। जैसे स, श, श को कई बार उच्चारण करने वाले एक ही तरह से उच्चारित करते देखे गए हैं, लेकिन तीनों के उच्चारण स्थान के भेद के साथ उनको क्रमशः वर्त्स्य, तालव्य और मूर्धन्य नाम से पहचाना जाता है। इस तरह से विभिन्न वर्णों के उच्चारण का भेद समझकर भाषा के लिखित ही नहीं, उसके मौखिक रूप की विशेषता को भी हम जान सकते हैं। आज हमने हिंदी वर्णमाला और उसका उच्चारण के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार हैं। देवनागरी लिपि हिंदी वर्णमाला के संबंध में विचार, स्वरों के उच्चारण के नियम, व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान, पद और वाक्य संरचना पर संक्षेप में चर्चा। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।